साल 2011 की बात है। अलवर के टप्पूकड़ा में रहने वाली शकुंतला के दिल्ली के रहने वाले रवि कुमार के साथ शादी हुई थी। शादी के एक महीने बाद अचानक रवि लापता हो गया। शकुंतला और रवि के परिवार वालों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। पुलिस में भी रिपोर्ट दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच स्पेशल टीम को दी गई। जांच अधिकारी बदलते रहे, लेकिन रवि का कुछ पता नहीं चल सका। आखिर रवि के गायब होने के 9 साल बाद पुलिस को मामले में एक सुराग मिला। इस सुराग को पकड़कर पुलिस आगे गई तो ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। आउटर दिल्ली के समलखा एरिया में रहने वाले जय भगवान एक प्राइवेट नौकरी करते थे। जय भगवान के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा डैनी। रवि 10वीं तक पढ़ा था। 18 साल का होते ही उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। 21 का हुआ तो माता पिता उसके लिए लड़की देखने लगे। समलखा की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले शेर सिंह भी जय भगवान के समाज से ही थे। शेर सिंह की पत्नी कमलेश अलवर के राजस्थान के अलवर जिले के टप्पूकड़ा की रहने वाली थी। शेर सिंह ने अपनी साली शकुंतला के रिश्ते की बात रवि के लिए चलाई। कुछ ही दिन बाद रवि और शकुंतला का रिश्ता पक्का हो गया। शकुंतला के पिता पतराम और मां भगवती के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी कमलेश की शादी शेर सिंह से हुई थी। शकुंतला 5वें नंबर की बेटी थी। उससे छोटा लड़का जिसका नाम राजू था। 8 फरवरी 2011 को रवि और शकुंतला की शादी हो गई। शादी की पहली रात शकुंतला ने रवि को अपने मन्नत के बारे में बताया। उसने बताया कि मन्नत के अनुसार वो और रवि 1 महीने बाद ही अपना विवाहित जीवन शुरू कर सकते हैं। रवि ने शकुंतला का साथ दिया और उसकी बात मान ली। अगले दिन शकुंतला पग फेरे और जात की रस्म के लिए अपने मायके चली गई। इसके बाद नक्षत्रों के फेरे के कारण शकुंतला को 1 महीने तक अपने मायके में ही रहना पड़ा। 21 मार्च 2011 को शकुंतला को अलवर से अपने घर समलखा दिल्ली ले गया। अगली सुबह शकुंतला ने घर में पहली रसोई बनाकर पूरे परिवार को खाना खिलाया। इसके बाद जय भगवान अपनी नौकरी के लिए चले गए। दोपहर में शकुंतला रवि को साथ लेकर इंद्रनगर कॉलोनी में रहने वाली बड़ी बहन कमलेश से मिलने के लिए उसके घर चली गई। शाम 7 बजे तक दोनों घर वापस नहीं लौटे। जय भगवान ने कॉल किया तो रवि का फ़ोन स्विच ऑफ था। जय भगवान छोटे बेटे को लेकर रवि के साढ़ू यानी शेर सिंह के घर पहुंचे। शकुंतला ने बताया कि रवि को रास्ते में ऑटो चलाने वाले कुछ दोस्त मिल गए थे। रवि उसे घर के पास छोड़कर यह कहकर चला गया कि कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद से ही वह वापस नहीं लौटा है। जय भगवान अपनी बहू शकुंतला को उसकी बहन के घर से अपने साथ घर ले आए। इधर पूरी रात बीत जाने पर भी रवि घर नहीं लौटा। अगली सुबह 23 मार्च 2011 को जय भगवान ने कापासेड़ा थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। रवि के लापता होने की सूचना मिलने पर शकुंतला के घरवाले अपने पड़ोसी यानी कमल सिंगला को लेकर जय भगवान के घर पहुंचे। सबने जय भगवान के साथ मिलकर रवि की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ की। कई दिन तक जब रवि का कोई पता नहीं चला तो 10 दिन बाद मायके वाले शकुंतला को अपने साथ वापस अलवर ले आए। समय तेजी से निकलता जा रहा था। घर वालों ने जिस पर भी रवि के लापता या उसकी किडनैपिंग करने का शक जताया था, उन सभी को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की गई, मगर कोई सुराग मिल नहीं रहा था। बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता देख जय भगवान ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने थक हार कर दिल्ली के हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी होते ही दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के कान खड़े हुए। जय भगवान की शिकायत पर 16 अप्रैल 2011 को रवि की गुमशुदगी के मामले में कापासेड़ा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। जय भगवान से उनके शक पसंदीदों के बारे में
पूछा गया तो उन्होंने पुलिस के सामने शंका जाहिर की। उन्होंने शकुंतला के भाई यानी राजू और उनके पड़ोसी कमल सिंगला पर शक जताया। जय भगवान अपने इस शक का कोई ठोस कारण नहीं बता सके। उन्होंने बताया कि शादी से पहले ही कमल ही शकुंतला के घर वालों के साथ हर बार उनके घर आया करता था, जबकि वह उन लोगों का कोई रिश्तेदार भी नहीं है। इतना ही नहीं, वो रवि के गायब होने के बाद भी उनके घर आ रहा था। पुलिस के पास राजू और कमल सिंगला पर शक का कोई पुख्ता आधार नहीं था। इसके बाद दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उनसे ऐसी कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई जिसके आधार पर उनसे सख्ती की जाती। पुलिस ने शकुंतला, उसकी बहन कमलेश, जीजा शेर सिंह और भाई राजू के साथ कमल सिंगला के अलावा भी कुछ लोगों से पूछताछ की। इसके बाद भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस को एक आशंका यह भी थी कि कहीं रवि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुई, कहीं ये भी वजह तो नहीं है कि वह घर छोड़कर खुद ही कहीं चला गया हो। इस एंगल पर भी जांच पड़ताल हुई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। रवि के पिता ने पड़ोसी कमल सिंगला पर आरोप लगाया था। कमल उस समय 19 साल का भी नहीं हुआ था। ऐसे में पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी पुलिस को ऐसा आधार नहीं मिल रहा था कि कमल को रवि के अपहरण का आरोपी ठहराया जा सके। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि वो वारदात वाले दिन कमल अलवर में ही था। रवि के पिता ने राजू पर भी शक जताया था। पुलिस के सामने सवाल था कि राजू भला अपनी ही बहन के पति का अपहरण क्यों कराएगा, वो भी शादी के महज 1 महीने बाद। कमल और राजू दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, न ही रवि के अपहरण या हत्या के पीछे पुलिस को उनका कोई मोटिव नजर आ रहा था। पुलिस के सामने एक आशंका यह भी थी कि रवि की लाइफ में ऐसा कुछ तो है जिसे परिवार वाले छिपा रहे हैं। उसी बात को छिपाने के लिए रवि के लापता होने का ठिकरा उसकी पत्नी और दूसरे लोगों पर फोड़ रहे हैं। पुलिस को लगा कि या तो शादी से पहले रवि का किसी दूसरी लड़की से संबंध था या उसका अपने पेशे से जुड़े किसी ऑटो ड्राइवर से पुराना विवाद था। शायद इसी वजह से कहीं उसकी किडनैपिंग कर उसकी हत्या कर दी गई हो। कापासेड़ा पुलिस ने इस इलाके के कई ऑटो ड्राइवरों और रवि के टेम्पो के मालिक से भी कई बार पूछताछ की। इस पूछताछ में भी ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल सके। सितंबर 2011 में पुलिस को हाई कोर्ट में जांच की स्टेट रिपोर्ट देनी थी। मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ऐसे में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच एक सक्षम एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिए। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने अक्टूबर 2011 को रवि के केस इन्वेस्टिगेशन एंटी किडनैपिंग यूनिट को सौंप दी। उन दिनों एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को एंटी किडनैपिंग यूनिट के नाम से जाना जाता था। के सबसे पहले इस यूनिट के एएसआई हरिवंश को सौंप दिया गया। उन्होंने केस से जुड़े सभी संदिग्धों से पूछताछ की। इस काम में 2 महीने लग गए। जांच को आगे बढ़ाते इससे पहले अपराध शाखा ने उनका ट्रांसफ़र करा दिया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एएसआई रजनीकांत को सौंप दी गई। रजनीकांत ने पड़ताल की तो पता चला कि कमल सिंगला अमीर परिवार का लड़का है। उन्हें लगा कि कमल सिंगला जैसे एक अमीर इंसान की एक मिडिल क्लास परिवार से घनिष्ठता के पीछे कोई तो वजह जरूरी होगी। अभी तक की पूछताछ में 3 मुख्य संदिग्ध कमल सिंगला, शकुंतला और उसका भाई राजू एक ही कहानी सुना रहे थे। अगर वे झूठ बोल रहे थे तो सच्चाई जानने का एक ही तरीका था, पॉलीग्राफ टेस्ट। तीनों संदिग्धों से लंबी पूछताछ के बाद रजनीकांत ने कोर्ट के आदेश लेकर 2 मार्च 2012 को शकुंतला, राजू और कमल का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। पॉलीग्राफ टेस्ट में तीनों की कहानी सच साबित हुई। इधर आरोप लगाए जाने के बाद शकुंतला ने अपने ससुराल आना बंद कर दिया। इस बीच जांच अधिकारी रजनीकांत का भी ट्रांसफर हो गया। उनके बाद एसआई सूरजभान आए। कुछ महीनों के बाद उनका भी ट्रांसफर हो गया। जांच एसआई धीरज के हाथ में आ गई। कुछ ही महीनों तक जांच उनके हाथों में भी रही। उनके ट्रांसफर के बाद एसआई पलविंदर को भी जांच सौंप दी गई।
2017 में उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। इस केस में न जाने लंबा टाइम निकलता जा रहा था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बदलते जा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को उसकी पत्नी शकुंतला, साले राजू और उनके पड़ोसी कमल सिंगला पर शक हुआ। तीनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। टेस्ट में तीनों बेगुनाह साबित हुए। साल 2017 में एएसआई पलविंदर के ट्रांसफ़र के बाद एएसआई जोगेंद्र सिंह को केस सौंप दिया गया। मार्च 2017 में इस केस की स्टेट रिपोर्ट देखकर हाई कोर्ट ने पुलिस को तीनों संदिग्धों की ब्रेन मैपिंग यानी नार्को टेस्ट के आदेश दिए। एएसआई जोगेंद्र ने तीनों को कोर्ट में पेश कर ब्रेन मैपिंग के लिए उनकी सहमति हासिल कर ली। 2 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2017 के बीच गुजरात के गांधीनगर में ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लिया गया। कमल और राजू के टेस्ट करा लिया गया। वहीं शकुंतला ने तबीयत बिगड़ने की बात कहकर ब्रेन मैपिंग टेस्ट से मना कर दिया था। इस बीच राजू और कमल के ब्रेन मैपिंग टेस्ट के रिजल्ट ने एएसआई जोगेंद्र सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजू ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सही पाया गया था। वहीं कमल को लेकर टेस्ट रिजल्ट से कई शक पैदा हो रहे थे। एएसआई जोगेंद्र सिंह को लगा कि अलवर जाकर मामले की इन्वेस्टिगेशन से और सबूत मिल सकते हैं। इसी बीच मार्च 2018 में उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। हालांकि जोगेंद्र सिंह की जांच के बाद पुलिस के पास अब कम से कम क्लू था जांच आगे बढ़ाने के लिए। जोगेंद्र सिंह के बाद एएसआई करमवीर मलिक को रवि के अपहरण केस की फाइल सौंप दी गई। उन्होंने एएसआई जयवीर, एएसआई और कांस्टेबल हरेंद्र की टीम बनाई। टीम को तीनों संदिग्ध शकुंतला, राजू और कमल सिंगला को दिल्ली लाने के लिए अलवर भेजा। जयवीर और नरेश अलवर के टप्पूकड़ा गए तो राजू मिल गया। राजू ने पूछताछ में जो बताया उसके बाद एक अलग ही कहानी सामने आई। राजू ने बताया कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के कुछ रोज बाद ही शकुंतला घर से गायब हो गई थी। शकुंतला के घर वालों को शक था कि उसके गायब होने में कमल का हाथ है। उससे पूछताछ की गई लेकिन वह साफ मुकर गया। शकुंतला के परिवार वालों ने कमल के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस पकड़ पाती इससे पहले कमल सिंगला फरार हो गया। अलवर पुलिस कमल को तलाश कर रही थी। इसी बीच कमल के ड्राइवर यानी बबली ने राजस्थान हाई कोर्ट में एविडेंस दिया कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है। पुलिस बिना वजह के उसके मालिक को परेशान कर रही है। बबली ने इस एविडेंस के साथ में आर्य समाज मंदिर में शकुंतला से शादी का प्रमाण पत्र भी दिया था। उसी के साथ शकुंतला की तरफ से भी हुए एक शपथ पत्र था। इस शपथ पत्र में शकुंतला ने बबली से शादी करने की पुष्टि की थी। हाई कोर्ट ने अलवर पुलिस को कमल के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को खत्म करने का आदेश दिया। इधर केस में आए नए डेवलपमेंट के बाद एएसआई जयवीर शकुंतला के दूसरे पति बबली से मिलना चाहते थे। शक की सुई अब बबली पर भी थी। पुलिस टीम ने टप्पूकड़ा थाने में कमल के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी हासिल की। केस की फाइल में बबली के घर का पता मिल गया। एएसआई जयवीर ने बबली के गांव बाघोर पहुंच गए। बबली के घर जाने पर पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चे हैं। पुलिस टीम ने बबली के घरवालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि लूटपाट के एक मामले में बबली कोटा जेल में बंद है। एएसआई जयवीर और नरेश कोर्ट की इजाज़त लेकर बबली से पूछताछ करने कोटा चले गए। बबली से पूछताछ में रवि के अपहरण की पूरी कहानी साफ हो गई। बबली ने बताया कि वह 1.5 साल पहले कमल सिंगला का ड्राइवर था। शकुंतला के घर वालों ने कमल के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमल ने बबली को रुपए देकर दबाव डाला कि वह हाई कोर्ट में एक एविडेंस दाखिल कर दे कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है। बबली ने बताया कि वकील से लेकर शकुंतला का एविडेंस और आर्य समाज मंदिर में शादी का सर्टिफिकेट भी कमल ने ही उपलब्ध कराया था। बबली से पूछताछ के बाद पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि रवि की किडनैपिंग में भी कमल का ही हाथ है। केस में आगे बढ़ने के लिए कमल और शकुंतला से पूछताछ जारी थी। काफ़ी कोशिशों के बाद दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्राइम ब्रांच की इस टीम में एक कांस्टेबल हरेंद्र सहयोग से राजस्थान के ही रहने वाला था। उसकी मदद से लोकल लेवल पर कमल शकुंतला के बारे में छानबीन की गई और इन्फॉर्मेशन सामने आने लगी। इस पूरी कवायद के बाद महीने गुजर गए।
इसी बीच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एसीपी सुरेंद्र गुलिया ने रवि के केस की जांच करने वाले इंस्पेक्टर अमलेश्वर राय और एएसआई करमवीर सिंह, एएसआई जयवीर सिंह, नरेश कुमार तथा कांस्टेबल हरेंद्र से इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने के लिए कहा। तब तक पुलिस टीम कमल सिंगला का मोबाइल का नंबर हासिल कर चुकी थी। कमल के फ़ोन नंबर की मॉनिटरिंग शुरू हो गई थी। रवि के अपहरण में कमल की भूमिका की पुष्टि हो चुकी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी हासिल कर लिया था। जब वह कहीं नहीं मिला तो उसे भगौड़ा घोषित कर के 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उसके घर की कुर्की के वारंट भी जारी करवा लिए। पुलिस की एक टीम ने स्थानीय तौर पर अलवर में ही डेरा डाल लिया, लेकिन पुलिस की टीम के पहुंचने से पहले ही वो हर बार कमल के मौजूद जगह से ही निकल जाता था। आखिरकार 27 नवंबर 2019 को कमल को अलवर की शालीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ भी उसका एक घर था जहाँ वो छिपकर रह रहा था। इस दौरान शकुंतला उसके साथ नहीं थी। दिल्ली लाकर पुलिस टीम ने कमल से पूछताछ शुरू की। वह हमेशा की तरह पुलिस को अपने झूठ के फरेब में उलझाता रहा। इस बार इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कमल के खिलाफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर बबली से कोर्ट में शकुंतला की शादी से जुड़ा झूठा एफिडेविट दिलाने जैसे कई केस एविडेंस थे। पुलिस टीम ने थोड़ी सख्ती की तो कमल ने कबूल कर लिया कि उसने ही रवि का अपहरण कर उसकी हत्या की है। इस काम में उसकी मदद उसके ड्राइवर गणेश महतो ने की थी। गणेश को उसने 2012 में ही नौकरी से हटा दिया था। गणेश इसके बाद बिहार चला गया था। कमल यह नहीं बता सका कि ड्राइवर गणेश किस गांव का है और न ही उसके पास गणेश का फ़ोन नंबर था, लेकिन कमल से पुलिस को गणेश के जीजा अनिल का नंबर मिल गया जो दिल्ली में रहता था। पुलिस टीम ने उसी दिन अनिल के कांटेक्ट किया और गणेश के बारे में जानकारी जुटाई। अनिल को साथ लेकर पुलिस टीम बिहार के चकमा महेशी गांव पहुंची। वहां से गणेश पुत्र सुरेश महतो, जिनकी उम्र 31 वर्ष, को गिरफ्तार कर लिया। उसने प्राइमरी पूछताछ में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस टीम गणेश को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले आई। बाद कमल एवं गणेश से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस टीम दोनों को लेकर टपुकड़ा गई। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से कमल के ऑफिस के सामने एक खाली प्लॉट थी। जेसीबी मशीनों से खुदाई करवाई गई। खुदाई में 25 हड्डियां बरामद हुई, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। डीएनए जांच से ही खुलासा हो सकता था कि ये अस्थियां रवि कुमार का ही है या नहीं। इसके लिए पुलिस ने 10 अक्टूबर 2019 को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जय भगवान और उनकी पत्नी के ब्लड सैंपल लिए। अब तक पुलिस के सामने कमल ने खुलासा कर दिया था कि उसके शकुंतला से संबंध थे। साल 2010 में शकुंतला उसके कांटेक्ट में आई थी। कमल का ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार था। उसके कुछ ट्रक, टैक्सियां और मेटाडोर भी किराए पर चलते थे। इसके अलावा कमल फ्लैट बनाकर बेचने का भी काम करता रहता था। साल 2010 में कमल ने शकुंतला के पड़ोस में एक खाली प्लॉट लेकर उस पर फ्लैट निर्माण का काम कराया। इसी दौरान शकुंतला और कमल की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई। इसी बीच परिवार ने शकुंतला की शादी समलखा के रवि से तय कर दी। कमल ने शकुंतला पर दबाव बनाया कि वह इस रिश्ते के लिए मना कर दे। माता पिता के डर से शकुंतला ने ऐसा न कर सकी। कमल किसी भी कीमत पर शकुंतला को खोना नहीं चाहता था। रवि को देखने शकुंतला के परिवार वाले गए तो कमल खुद अपनी गाड़ी से उन्हें लेकर गया। शकुंतला की शादी होने तक जितनी बार भी उसका परिवार के रवि के घर गया, कमल हर बार साथ जाता था। कमल के कहने पर ही शकुंतला ने मन्नत का बहाना बनाया था। उसने शादी के तुरंत बाद रवि से कहा था कि उसने मन्नत ली है, 1 महीने बाद ही वो अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेगी। रवि ने बिना कोई एतराज शकुंतला की ये बात मान ली। इधर कमल रवि को रास्ते से हटाने की साजिश रच चुका था। 20 मार्च 2011 को रवि अपने ससुराल टपुकड़ा अलवर पहुंचा तो कमल दोस्त की तरह उससे मिला, उससे घुमाया फिराया। अगले दिन सुबह रवि शकुंतला को लेकर दिल्ली में अपने घर समलखा चला गया। इसी दौरान कमल ने शकुंतला को अपनी प्लानिंग समझा दी थी।
22 मार्च की दोपहर में शकुंतला अपनी सास से जिद करके रवि को अपनी बहन के घर जाने के लिए साथ ले गई। कमलेश का घर करीब तीन किलोमीटर दूर था। घर से निकलते ही रवि और शकुंतला को कमल अपने ड्राइवर गणेश के साथ दिख गया। उसने रवि और शकुंतला को देखकर चौंकाने की एक्टिंग करते हुए कहा कि वह किसी काम से समलखा आया था, लेकिन गाड़ी बंद हो गई थी, जो अब ठीक हो गई है। उसने जिद करके रवि और शकुंतला को गाड़ी में बैठा लिया। बोला कि वह उन्हें कमलेश के घर छोड़ता हुआ निकल जाएगा। संकोच में रवि कुछ नहीं बोला। कमल ने रवि से कहा कि शकुंतला को कमलेश के घर छोड़ने के बाद वह उसके साथ एक परिचित के घर चलें, वहाँ से उसे कुछ पेमेंट लेना है। रवि उसे मना नहीं कर सका। कमलेश के घर से कुछ दूर शकुंतला को छोड़कर वे गाड़ी को आगे बढ़ा ले गए। गणेश गाड़ी चला रहा था और कमल एवं रवि पीछे बैठे थे। कुछ दूर जाने के बाद प्यास का बहाना बना करके कमल ने डिक्की से कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें निकलवा कर एक खुद पी और दूसरी रवि को पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीते ही रवि का सिर चकराने लगा और वो बेहोश हो गया। इसके बाद कमल ने बेहोश रवि की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने रवि के मोबाइल फ़ोन को बंद कर दिया और रास्ते में फ़ोन की बैटरी, सिम कार्ड एवं दूसरे हिस्से को तोड़कर फेंक दिया। ड्राइवर गणेश कमल के कहने पर गाड़ी अलवर ले आया। वहां पहुंचकर कमल ने बिल्डिंग मटेरियल के अपने गोदाम में पड़ी रोड़ी हटवाई। 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर रवि का शव दफना दिया। कमल घटना वाले दिन अपना मोबाइल दिल्ली ले गया था। उसने मोबाइल अलवर में ही छोड़ दिया था। इधर रवि के घर नहीं पहुंचने पर शकुंतला ने ससुराल वालों को वही कहानी सुना दी जो कमल ने उसे सिखाई थी। पुलिस को पूछताछ में न तो शकुंतला ने और न ही ससुराल वालों ने ये बात बताई थी कि शकुंतला के पास मोबाइल फ़ोन भी है। शकुंतला ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले उसके पास एक फ़ोन था। वह जब दोबारा आई तो अपने भाई को दे आई थी। इसलिए स्टार्टिंग से ही पुलिस ने इस केस में शकुंतला के मोबाइल फ़ोन की भी कॉल डिटेल्स निकलवाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वहीं रवि के मोबाइल की जो कॉल डिटेल्स पुलिस ने निकलवाई उसमें भी कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला था। इसलिए भी पुलिस ने मोबाइल डिटेल्स की थ्योरी पर ज़्यादा काम नहीं किया था। जब कमल से पूछताछ हुई तो पता चला कि प्लानिंग के तहत शकुंतला ने अपना मोबाइल फ़ोन छिपाकर साथ ले आई थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर कमल से बात हो सके। पुलिस ने जब जय भगवान के शक के आधार पर कमल सिंगला को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया तो वह डर गया। उसने ड्राइवर गणेश के साथ उसके नीचे पड़ी जमीन की खुदाई की। वहाँ कई फुट की खुदाई के बाद उसे रवि का शव मिल गया था। 5 महीने में 100 हड्डियों का ढांचा बन चुका था। कमल ने हड्डियों के ढांचे को गड्ढे से निकालकर प्लास्टिक की बोरी में भरकर बोरी को एक ट्रक में रखवाया और उसकी छत पर खुद ही बैठ गया। इसके बाद अलवर से रेवाड़ी के रास्ते में 70 किलोमीटर के रास्ते में एक एक कर हड्डी को बोरी से निकालकर जंगल की तरफ फेंकना चालू कर दिया। हड्डियों को ठिकाने लगाने के बाद कमल ने ड्राइवर गणेश को 70,000 रुपये दिए। उससे कहा कि अब वह अपने गांव चला जाए और कभी वापस न आए। इस दौरान शकुंतला भी वापस अलवर आ चुकी थी। कमल ने शकुंतला के परिवार से हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि उसका एक ड्राइवर कुंवारा है, वह शकुंतला की शादी उसके साथ करवा देगा। कमल ने अपने ड्राइवर बबली के साथ शकुंतला की शादी का ढोंग रचा। उसके बाद टपुकड़ा में ही एक दूसरे इलाके में मकान लेकर दे दिया। वहाँ बबली की जगह वह खुद शकुंतला के साथ पति की तरह रहता था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि कमल और शकुंतला का एक बच्चा भी हो चुका था। जब कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ और उससे शकुंतला को लेकर सवाल जवाब हुए तब पुलिस को पहली बार उनके नाजायज संबंधों पर शक हुआ था। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद से ही शकुंतला और कमल फरार हो गए, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद कमल के खाली प्लॉट की खुदाई करवाकर उसकी रीढ़ और कुल्हे और कमर के हिस्से की हड्डियां और पसलियां के 25 टुकड़े बरामद कर लिए, जिनका टेस्ट करवाया गया तो उसके पिता के डीएनए से मैच कर गई।
पुलिस ने इस मामले में किडनैपिंग की धारा 364 के साथ हत्या की धारा 302, सबूत नष्ट करने की धारा 201 एवं साजिश रचने की धारा 120 जोड़कर कमल एवं गणेश को जेल भेज दिया है। इधर शकुंतला ने अपनी गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे लिया है। जब कोर्ट में रवि के अपहरण एवं हत्या के मामले में शकुंतला के शादी होने के एविडेंस पेश किए गए तो कोर्ट ने स्टे खारिज कर उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। शकुंतला काफ़ी समय तक पुलिस के हाथ नहीं आई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। 27 जुलाई 2021 को स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड ने तैनात एएसआई प्रदीप गोदारा को अपने एक मुखबिर से शकुंतला के अलवर में ही एक स्थान में छिपे होने की जानकारी मिली। मुखबिर के बताए गए स्थान पर शकुंतला मिल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। कोर्ट में पेश कर उसे 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए ले गई। उसने भी रवि के अपहरण एवं हत्याकांड की वही कहानी सुनाई जो कमल पहले ही बता चुका था। फिलहाल अब इस मामले की कोर्ट में ट्रायल चल रही है।